बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक फेज और बेरी फेज। तो ये जो ज्योमेट्रिक फेज और बेरी फेज है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है किसी भी वेव फंक्शन के लिए किसी क्लोज पाथ के अंदर, और इसको हम नॉन होलोनोमिक भी कह सकते हैं कि नॉन होलोनोमिक एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा स्लो प्रोसेस है। एडियाबैटिक मीन स्लोली वेरिंग प्रोसेस, और नॉन होलोनोमिक एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा स्लोली वेरिंग प्रोसेस जिसके अंदर हम एक सपोज कर लेते हैं, अगर उसकी क्लासिकल एग्जांपल ले लें तो एक पेंडुलम जो एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, और उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको ऑसिलेट भी कर रहे हैं और उसको एक क्लोज लूप के अंदर हम उसको मूव करवा रहे हैं वेरी स्लोली। तो जाहिर बात है, लेट्स सपोज अगर एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, पॉइंट ए पे है, ए से हम उसको किसी पॉइंट बी पे लेके जाते हैं, स्लोली लेके जाते हैं, तो जो पॉइंट ए पे उसका ऑसिलेशन का वेव फंक्शन है या जो उसकी स्टेट है, बी पे उसकी कुछ और हो जाएगी। बी से हम किसी तीसरे पॉइंट सी पे जाते हैं तो उसकी स्टेट मजीद चेंज हो जाएगी, और सी से जब ए पे चले आते हैं दोबारा, तो जाहिर बात है हम एक क्लोज पाथ हमने कवर कर लिया है, क्लोज पाथ कवर किया है ए से बी पे, बी से सी से फिर जब ए पे आ गए हैं, तो अब पेंडुलम तो दोबारा वापस अपनी असली अपनी पहली वाली पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे आ गया है, लेकिन जो उसकी स्टेट है, स्टेट ऑसिलेटिंग उसकी स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे नहीं आई। तो इसी को हम कहते हैं बेरी फेज। और इस बेरी फेज जो है एक नॉन होलोनोमिक प्रोसेस है। नॉन होलोनोमिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि कोई भी सिस्टम गो थ्रू होता है एक क्लोज लूप के अंदर, लेकिन जब वो एक क्लोज पाथ कवर करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है तो उसकी स्टेट पहले वाली स्टेट नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है। सिस्टम तो अपनी पहली पोजीशन पे आ गया, लेकिन सिस्टम की जो स्टेट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आती। ऐसी हालत को या ऐसी हमारे पास जो ये आएगा, इसको हम नॉन होलोनोमिक स्टेट कहेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो नॉन होलोनोमिक प्रोसेस होगा या नॉन होलोनोमिक प्रोसेस के अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगी, उसको सबसे पहले 1984 के अंदर बेरी ने कैलकुलेट किया, और ये बेरी, इसको हम बेरी फेज भी कहते हैं। ये जो उसका फेज चेंज हुआ है, या उसको ज्योमेट्रिक फेज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, हम इक्वेशन नंबर 16 तक पहुंचे थे, तो वही जो इक्वेशन नंबर 16 थी, ये आपको मैं बता देता हूं। जो इक्वेशन 16 हमारे पास थी, उसी को मजीद आगे हम लेके चलते हैं, अगर आपको याद हो तो। ये हमारे पास इक्वेशन 16 थी, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक स्टेट आ गई है सिस्टम की। स्टेट के अंदर हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व है, एक थीटा एन है, एक गेमा एन ऑफ टी है। थीटा एन को हमने डायनामिक फेज कहा था, और गेमा एन को हमने बेरी फेज और ज्योमेट्रिक फेज कहा था। तो आज हम ज्योमेट्रिक फेज पे बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 16 को लेके चलते हैं। तो लेट इक्वेशन 16 हमारे पास जो आई थी उसको हम लेके चलते हैं। ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 16 it was clear that the particle which starts out in the nth eigenstate of h of 0, किसी एक सिस्टम था हमारे पास, लेट हमने वही पेंडुलम की बात की थी, या हमारे पास कोई मैंने कहा था कि एक सिलेंडर के अंदर कोई गैस है, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो हम एक सिस्टम nth आइगन स्टेट में था जब टाइम उसका 0 था और उसका हैमिल्टोनियन h of 0 था। रिमेन अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस थी। एडियाबैटिक कंडीशंस स्लोली वेरिंग कंडीशंस की बात हम कर रहे हैं। इन द nth आइगन स्टेट ऑफ h of t,
वो अपनी nth आइगन स्टेट में होगा किसी टाइम t के अंदर, पिकिंग अप ओनली अ टाइम डिपेंडेंट फेज फैक्टर। तो वो अपने साथ एक फेज जो उसकी नई स्टेट आ जाएगी, नई स्टेट देखें ये साई एन ऑफ टी है, तो एक नई स्टेट आ जाएगी साई एन ऑफ टी, वही वाली स्टेट लेकिन उसके साथ कोई फैक्टर जो होगा पिक कर लेगा। वो फैक्टर क्या है, थीटा एन प्लस गेमा एन टी। साई एन ऑफ टी है, वही साई एन ऑफ स्टेट आ जाएगी लेकिन अपने साथ कोई फैक्टर पिक कर लेगी, यानी एक नई स्टेट बन जाएगी। इट्स वेव फंक्शन इज गिवन बाय, उसके वेव फंक्शन वही इक्वेशन नंबर 16 थी, ये इक्वेशन नंबर 17 की फॉर्म में मैंने यहाँ में लिख दी है। साई एन ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा एन ऑफ टी प्लस गेमा एन ऑफ टी साई एन ऑफ टी। ये स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 16 तक हम पहुंच चुके थे। अब यार थीटा एन ऑफ टी क्या है, थीटा एन ऑफ टी ये चीजें हमने सारी डिफाइन की हुई है, -1 ओवर एच कट 0 टू टी ई एन ऑफ टी डी ई एन ऑफ टी प्राइम डी टी एफ प्राइम। ये इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 कहा है। ये इक्वेशन जो 16 है हमारे पास पिछले टॉपिक के अंदर थी, उसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। और ये इसके अंदर जो थीटा एन है उसको हमने डिफाइन पहले कर चुके हैं, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में आई है, एंड इज कॉल्ड डायनामिक फेज। और ये जो थीटा एन है इसको हम डायनामिक फेज कहते हैं। द सेकंड फेज इन इक्वेशन 1 इज गेमा एन ऑफ टी। पहले फेज थीटा एन था, सेकंड फेज गेमा एन ऑफ टी है, और गेमा को भी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं अगर आपको याद हो। गेमा एन ऑफ टी इज इक्वल टू आयोटा 0 टू टी साई एन ऑफ टी टी प्राइम पार्शियल बाय पार्शियल टी प्राइम साई एन ऑफ टी प्राइम, ये किट है और ये ब्रा साई है डी टी एफ प्राइम। स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 के अंदर जो चीजें हमने डायनामिक फेज और ज्योमेट्रिक फेज को हमने डिफाइन किया है मैथमेटिकल फॉर्म में, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अगर आपको याद हो। अब हेयर इन इक्वेशन 1 साई एन ऑफ टी इज टाइम डिपेंडेंट। देखें इक्वेशन नंबर 1 जो है साई एन जो है ये टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन बिकॉज इन द हैमिल्टोनियन देयर इज अ पैरामीटर आर ऑफ टी विच चेंजेस विद टाइम। जो यहाँ पे वेव फंक्शन है टाइम डिपेंडेंट है और ये डिपेंड किस पे करता है, वेव फंक्शन बिकॉज इन द हैमिल्टोनियन देयर इज अ पैरामीटर आर ऑफ टी विच चेंजेस विद टाइम। अब आर ऑफ टी क्या था, आर ऑफ टी यहाँ पे एक पैरामीटर था, मैंने कहा था अगर ये सिलेंडर होगा तो जिसकी लेंथ कंसिडर की जाएगी, अगर ये कोई स्क्वायर वेल होगा तो उसकी विड्थ कंसिडर की जाएगी। अगर आपको याद हो ये यहाँ पे साई एन ऑफ टी जो है ये डिपेंड करता है पाथ पे यानी उसकी लेंथ पे। इक्वेशन नंबर 3 10 ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो टाइम पे उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या होगा पार्शियल साई एन बाय पार्शियल टी। टाइम के साथ साथ उसका पाथ चेंज हो रहा है, उसकी लेंथ या उसकी विड्थ, अगर सिलेंडर है तो लेंथ है, अगर वो है हमारे पास स्क्वायर वेल है तो उसकी विड्थ अगर चेंज हम कर रहे हैं एडियाबैटिकली स्लोली तो क्या होगा पार्शियल साई एन बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू, इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये इस चीज को पार्शियल साई एन बाय पार्शियल टी को पार्शियल साई एन बाय पार्शियल आर इंटू डी आर बाय डी टी। देखें ये भी डी आर है ये भी डी आर है, ये एक दूसरे कैंसिल तो वही चीज आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में। ये हमने एक प्रोडक्ट रूल और चेन रूल भी इसको कहते हैं, ये हमने यहाँ पे लगाया है। सो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये क्या है, ये पार्शियल साई एन बाय पार्शियल टी इधर हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर पुट करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगी गेमा एन ऑफ टी इज इक्वल टू आयोटा 0 टू टी साई एन। उसी तरह अब आगे जो ये वाली चीज थी इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास था पार्शियल साई एन बाय पार्शियल टी, पार्शियल साई एन बाय पार्शियल टी, इसकी जगह हमने पुट कर दी पार्शियल साई एन बाय पार्शियल आर डी आर बाय डी टी। ये हम
हमने इंटीग्रल लिया है 0 to 2, इसलिए ये टी प्राइम, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। टी प्राइम हमने टी को टी प्राइम से रिप्लेस किया है क्योंकि इंटीग्रल के ऊपर हमने लिमिट लगाई हुई है 0 to t। ये पार्शियल साई बाय पार्शियल टी की, ये पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। ये टी प्राइम से मुराद कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई किया है। दोबारा जब इंटीग्रेट करेंगे तो टी प्राइम को टी से रिप्लेस कर देंगे, उसकी लिमिट पुट कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि पार्शियल, आपने टी प्राइम को नहीं देखना बल्कि ये देखना है पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। तो ये भी पार्शियल साई बाय पार्शियल टी है। इस पार्शियल साई बाय पार्शियल टी की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इधर। तो स्टूडेंट्स वो वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी, गेमा एन ऑफ टी इज इक्वल टू आयोटा 0 to t साई एन ब्रा साई एन पार्शियल साई एन बाय पार्शियल आर किट डी आर बाय डी टी प्राइम टी टी प्राइम। देखें इसको जब दोबारा हमने इंटीग्रल के अंदर लाए, ये डी टी था, जब इंटीग्रल के अंदर आया तो ये डी टी प्राइम हो गया, ये डी टी प्राइम हो गया, ये डी टी प्राइम से कैंसिल हो गया। हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 की फॉर्म में आ गई, गेमा एन ऑफ टी इज इक्वल टू आई। अब क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारे पास उसकी आर चेंज हो रहा है, उसकी विड्थ या लेंथ चेंज हो रही है। हमारे पास अगर सिलेंडर है तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, अगर पोटेंशियल वेल है तो उसकी विड्थ चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। तो हमने विद इन द लिमिट, क्योंकि टाइम तो हमारे पास एक दूसरे से यहां पे खत्म हो गया, अब ये इक्वेशन डिपेंड करने लग गई है आर पे, तो हमने लिमिट को भी रिप्लेस कर दिया है विद आर आई टू आर एफ कर दिया, साई एन पार्शियल साई एन बाय पार्शियल आर डी ऑफ आर। स्टूडेंट्स वो जो इक्वेशन थी टी डिपेंडेंट थी, उसको टी से हटा के हम आर पे ले आए। Here Ri and Rf are the initial and final values of Rt। जिस तरह अभी मैंने बेरी फंक्शन के बारे में डिस्कस किया कि बेरी फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि I से स्टार्ट करते हैं और किसी क्लोज पाथ के अंदर उस पेंडुलम को मूव करवाते हैं और फाइनल पे ले जाते हैं। तो यही Ri जो है वो इनिशियल एंड Rf जो है फाइनल वैल्यू ऑफ R ऑफ t है। R हमारे पास क्या है, कोई क्लोज पाथ भी हो सकता है या कोई भी पाथ है। इफ द हैमिल्टोनियन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर टाइम t, अगर हैमिल्टोनियन कुछ वक्त के बाद दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए, सो आर एफ इज इक्वल टू आर आई। देखें अगर मैं पेंडुलम की एग्जांपल ले लूं तो यहां से ए से स्टार्ट किया, बी पे लेके चले गए, बी से फिर ए पे, ए से बी, बी से सी, सी से फिर ए पे लेके आगे, जब इनिशियल पे आगे अगर हैमिल्टोनियन चेंज नहीं हुआ, इफ द हैमिल्टोनियन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर टाइम टी, कुछ वक्त के बाद हम किसी क्लोज लूप के अंदर मूव कर रहे हैं, वही सिंपल पेंडुलम को लेट्स सपोज लेके मूव कर रहे हैं, अगर टाइम चेंज हो रहा है और पेंडुलम अपनी हैमिल्टोनियन उसकी यानी टोटल एनर्जी अपनी उसी पहली वाली इनिशियल पोजीशन पे आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तो वही है जहां से हमने स्टार्ट किया था, उसी पोजीशन पे जो फाइनल पोजीशन हमारे पास आई है। अगर फाइनल पोजीशन के हैमिल्टोनियन इनिशियल के हैमिल्टोनियन के बराबर है तो इसका मतलब है कि फाइनल पोजीशन असल में वही इनिशियल पोजीशन है, वही ए पे हम पहुंच जाए। देन गेमा एन ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अगर आर एफ इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आर एफ और आर आई जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गेमा की वैल्यू गेमा एन हमारे पास 0 वैल्यू दे देगा। यहां पे जब फाइनल माइनस इनिशियल, जब ये दोनों 0 ये बराबर हो जाएंगी तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट ये आपस में 0 दे देगा, गेमा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नथिंग एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ये कोई हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग रिजल्ट नहीं है। जो हमारे पास बेरी फेज या ज्योमेट्रिक फेज आया है, जो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाह रहे थे, 0, हमें कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सपोजिशन है हैमिल्टोनियन चेंज नहीं हुआ। अगर हैमिल्टोनियन चेंज नहीं हुआ तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल इक्वल आ गई है,
इसके अंदर कोई मसला है जो हमने सपोज किए हुए, बट इन इक्वेशन 4 आई अज्यूम दैट देयर इज ओनली वन पैरामीटर इन हैमिल्टोनियन इज चेंजिंग, दैट इज RT। क्योंकि इक्वेशन 4 के अंदर हमने ये कहा है कि यहां पे एक ही पैरामीटर है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो है R(t) इन हैमिल्टोनियन। ओनली वन पैरामीटर इन हैमिल्टोनियन इज चेंजिंग, दैट इज R(t). सपोज देयर आर n ऑफ देम, हम कहते हैं कि यहाँ पे एक नहीं है, वहां n ऑफ देम है। वो कौन कौन से? R(1)(t) है, R(2)(t) है, R(3)(t) है, so on Rn(t) है। इन सच केस, अगर इस तरह का केस होगा तो फिर हमारे पास पार्शियल साई बाय पार्शियल टी क्या आ जाएगा? वो उसी तरह चेन रूल है, पार्शियल साई बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल साई बाय पार्शियल R1 डॉट dr1 बाय dt प्लस पार्शियल साई n बाय पार्शियल R2 डॉट dr2 बाय dt प्लस सो ऑन पार्शियल साई n बाय पार्शियल Rn drn बाय dt। पहले हमने सुपोजिशन की थी कि सिर्फ एक ही पैरामीटर जो, अब हमने कहा n नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, एक का नाम R1 रख दिया, एक का 2 R3 सो ऑन Rn पैरामीटर है, वो चेंज हो रहे। अगर एक ही पैरामीटर होता तो वो हमारे पास आंसर क्या दे रहा है? 0। अब स्टूडेंट्स पार्शियल साई n बाय पार्शियल टी हमारे पास क्या आ गया? ये सारी चीज देखें, पार्शियल साई n बाय पार्शियल R1, पार्शियल साई n बाय पार्शियल R, पार्शियल बाय पार्शियल R1, पार्शियल बाय पार्शियल R2, पार्शियल बाय पार्शियल Rn। इसको हमने क्या कर दिया? डेल लिख दिया, डेल R, ग्रेडियंट लिख सकते हैं ना, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ साई ऑफ n, डेल R। ये पार्शियल बाय पार्शियल R, पार्शियल बाय इस सारे को हमने क्या कर दिया? डेल लिख दिया, डेल ऑफ R। आगे साई n उसी तरह डॉट dr1 बाय dt। स्टूडेंट आपको पता तो है कि ये डेल ऑपरेटर कैसे लिखते हैं? डेल को अगर मैं स्पेस के लिए लिखूं तो पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? पार्शियल बाय पार्शियल R1 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल R2 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल Rn सो ऑन। तो ये इस सारे को मैंने क्या लिख दिया? डेल R साई n उसी तरह डॉट dr बाय dt, इक्वेशन नंबर 6। इसको हम पढ़ सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ साई ऑफ n डॉट dr बाय dt, हियर r इज इक्वल टू R1 R2 सो ऑन Rn तक है। डेल R इज द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू दीज पैरामीटर। डेल क्या है? ग्रेडियंट है, किसके रिस्पेक्ट है? R के रिस्पेक्ट है, आर्स के, आर्स। तो यहाँ पे आर्स क्या है? R1 R2 एंड R3, ये सारे पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पे R एक लेंथ पैरामीटर है। नाउ इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 हमारे पास क्या बन जाएगी? देखें, अगर ये सारी चीज हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन 5 आई थी, ये आ गई ना। अब पार्शियल साई n बाय पार्शियल R dr, अब पार्शियल बाय पार्शियल R को मैंने लिख दिया डेल R साई n dr। तो इक्वेशन नंबर 5 यूं हो जाएगी। फिर ये वाली इक्वेशन नंबर 6 हम पुट कर देते हैं उसके अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये इस तरह आ जाएगी। ये थी गेमा n ऑफ t इक्वल टू आयोटा ri टू rf साई n। अब देखें, ये पार्शियल बाय पार्शियल r साई n था, पार्शियल बाय पार्शियल r, और मैंने कहा r एक नहीं है, ये n नंबर ऑफ हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं। तो अगर n नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं तो उनको हमने पार्शियल बाय पार्शियल r को डेल से, ग्रेडियंट से, ये डेल ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया, डेल ऑफ r साई n डॉट dr। इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इफ द हैमिल्टोनियन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर टाइम t, द नेट ज्योमेट्रिक फेज चेंज इज, पहले हमारे पास अगर एक पैरामीटर होता, ri से rf होता, वो आपस में इक्वल हो जाते तो आंसर 0। अब हमारे पास n नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, तो फिर क्या होगा? हैमिल्टोनियन, इफ द हैमिल्टोनियन रिटर्न्स, अब अगर हैमिल्टोनियन अपनी असली पहले वाली ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, द नेक्स्ट ज्योमेट्रिक फेज चेंजेस इज, अब जो नया ज्योमेट्रिक फेज के अंदर जो चेंज आएगी वो क्या होगी? गेमा n ऑफ t इज इक्वल टू आयोटा
हम एक क्लोज लूप या क्लोज पाथ की बात कर रहे थे, ए से बी, बी से सी, सी से फिर ए। तो इस इंटीग्रल को हम रिप्लेस कर देते हैं एक लाइन इंटीग्रल से, और ऊपर एक सर्कल यानी क्लोज लाइन इंटीग्रल, एक ऐसी लाइन जो क्लोज हो। साई एन del r psi n dr, इक्वेशन नंबर 8 के दिया। दिस इज अ लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड लूप। ये एक लाइन इंटीग्रल है किसी क्लोज लूप के अराउंड। इक्वेशन नंबर 18, 8 was first obtained by Michael Berry in 1984। ये इक्वेशन नंबर 8 जो है ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो अभी मैंने पहले डिस्कस की थी। एक क्लोज लूप के लिए हम एक सिस्टम को मूव करवाते हैं और उसके फेज को और उसकी स्टेट को चेक करते हैं। तो क्या है, दिस इज अ लाइन इंटीग्रल around a closed loop in parameter space। Equation 8 was first obtained by Michael Berry in 1984 and gamma n of t is called Berry phase, और इसको हम Berry phase कहते हैं। Gamma n of t depends only on the path taken। gamma जो है ये path भी देखें, r, that is r is a path, ये पैरामीटर है, r पे डिपेंड करता है, not on how fast that path is traversed, और इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी तेजी से ये पाथ कवर किया गया है। हाँ, लेकिन हमें इस बात का पता है कि जो हम पाथ कवर कर रहे हैं वो एडियाबैटिकली कर रहे हैं, क्योंकि हमने एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन ली हुई है, अपने पाथ को बहुत स्लोली कवर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द एक्यूमुलेटेड डायनामिक फेज, जो दूसरा हमारे पास डायनामिक फेज था वो था थीटा एन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 1/h कट 0 टू टी ई एन टी प्राइम डी टी प्राइम। इक्वेशन नंबर 9, ये वही इक्वेशन नंबर 2 या 3 से ये हमारे पास ये चीज आई हुई है। डिपेंड्स अपॉन द elapsed टाइम। ये जो हमारे पास डायनामिक फेज है ये टाइम डिपेंडेंट है, और जो हमारे पास ज्योमेट्रिक फेज है वो टाइम नहीं, वो बल्कि पाथ के पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अब वी थिंक दैट द फेज ऑफ द वेव फंक्शन इज आर्बिट्ररी। यहां पे जो फेज है वेव फंक्शन के, हमने कहा था कि एक सिस्टम को एक क्लोज पाथ के अंदर मूव करते हैं तो सिस्टम किसी nth आइगन स्टेट से स्टार्ट करता है, इनिशियल पोजीशन से जब फाइनल में पहुंचता है तो वो अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो वो nth आइगन स्टेट में होगा, लेकिन उसके साथ कुछ फेज कैरी सम फेजेस, कुछ वो फेज को पिकअप कर लेगा। वो फेज क्या थे, एक ज्योमेट्रिक फेज था, एक डायनामिक फेज था। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पे जो फेज उस वेव फंक्शन ने कैरी किए हैं, फेज ऑफ द वेव फंक्शन इज आर्बिट्ररी। वी थिंक दैट द फेज ऑफ द वेव फंक्शन इज, अगर हम ये ख्याल करें कि वो ये जो वेव फंक्शन के साथ जो फेजेस है ये आर्बिट्ररी फिजिकल क्वांटिटीज है, इन्वॉल्व साई मॉड स्क्वायर, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो साई मॉड स्क्वायर से हम हासिल करें एंड द फेज फंक्शन कैंसल आउट। अगर वो आर्बिट्ररी फेज है, आर्बिट्ररी फिजिकल क्वांटिटीज है, इन्वॉल्व साई मॉड स्क्वायर, तो क्या होंगे, वो फेजेस कैंसल आउट हो जाएंगे। फॉर दिस रीजन द ज्योमेट्रिक फेज हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो अभी हमने कहा जिस तरह ऊपर हमारे पास वो गेमा एन ऑफ टी 0 आ गया था, आर आई इज इक्वल टू आर एफ जब हमने किया था, तो ये वही चीज लिखी हुई है। फॉर दिस रीजन द ज्योमेट्रिक फेज हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिर ज्योमेट्रिक फेज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। फिर बेरीज ने ये जो प्रॉब्लम आ रहा था, बेरीज ने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया कि सॉल्व आउट किया। बेरीज फर्स्ट टाइम इनसाइड दैट इफ यू कैरी द हैमिल्टोनियन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, अगर आप एक हैमिल्टोनियन को किसी सिस्टम की एनर्जी को या किसी सिस्टम को किसी क्लोज पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, हैमिल्टोनियन अराउंड अ क्लोज्ड लूप ब्रिंगिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जब उसको हम अपनी असली हालत में अपनी पोजीशन पे ले आते हैं, द रिलेटिव फेज एट द बिगिनिंग एंड द एंड
process is not arbitrary and can actually be measured. पहले हमने ये सोचा था कि जो फेजेस है वो आर्बिट्ररी फिजिकल क्वांटिटीज है और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के फेजेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो कैंसल आउट हो जाएंगे। जब कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक फेज और बेरी फेज का आंसर 0 आएगा। लेकिन बेरी ने फर्स्ट टाइम ये कहा कि ये आर्बिट्ररी नहीं है बल्कि ये बिगिनिंग और एंड प्रोसेस कि जो हमारे पास फेजेज है किसी वेव फंक्शन के इज नॉट आर्बिट्ररी एंड कैन एक्चुअली बी मेजर्ड। आर्बिट्ररी नहीं है बल्कि इनको हम एक्चुअली मेजर्ड कर सकते हैं हकीकत में। फॉर एग्जाम्पल वी टेक बीम ऑफ पार्टिकल्स। अब उसने एक और एग्जाम्पल ली है कि हम एक बीम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं ऑल इन स्टेट साई। वो सारे के सारे किसी स्टेट साई के अंदर है। बीम ऑफ पार्टिकल्स है वो स्टेट साई के अंदर है। अब इन बीम्स ऑफ पार्टिकल को हम क्या करते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रख के स्प्लिट कर देते हैं उस बीम को। आपको पता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो वो वेव्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी या मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो फिर भी डिवाइड हो जाएंगी। एक को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं जीमन इफेक्ट, अगर आपने पढ़ा हो। अब उस बीम को हम स्प्लिट अप कर देते हैं, स्प्लिट इनटू दो बीम्स सो दैट वन बीम पासेस थ्रू एन एडियाबैटिकली चेंजिंग पोटेंशियल। एक बीम को हम क्या करते हैं एक एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर से गुजार देते हैं while the other does not। और दूसरे को अब बीम को हमने दो हिस्सों में, एक हमारे पास पार्टिकल्स का एक बीम आ रहा था उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे? हमने बाय स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया तो एक को हमने क्या कर दिया एडियाबैटिकली उसको एडियाबैटिक पोटेंशियल प्रोवाइड करके उसको मूव करवाया और दूसरे को वैसे ही आर्म सिंपल मूव करवा दिया। while the other does not, when the two beams are recombined the total wave function has the form। जब हमने दोनों बीम्स को, पहले हम एक बीम था मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसको हमने स्प्लिट किया, अब दो बीम अलग हो गए, एक को एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजार दिया और दूसरे को सीधा, फिर आगे जाके एक जगह पे हमने क्या कर दिया रिकंबाइन कर दिया, दोबारा कंबाइन कर दिए। अब स्टूडेंट उसके लिए जो वेव फंक्शन था इनिशियल बीम था उसके लिए वेव फंक्शन सही था। अब आगे जो दो बीम बने उनकी ये दो वेव फंक्शन आ गए क्योंकि ये वेव फंक्शन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। आधा हिस्सा 1/2 साइन आर्ट एक हो गया, दो थे ना, एक सिंपल जो गुजरा उसके लिए वेव फंक्शन क्योंकि वो टोटल का आधा था तो साइन 8/2 हो गया, प्लस जो दूसरा था जिसको हमने एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजारा था। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो भी सिस्टम एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजरेगा वो क्या करेगा वही वेव फंक्शन होगा, साथ कुछ फेज कैरी करेगा। फेज बार बार हम कहते हैं कि वही वेव फंक्शन आएगा साथ कुछ फेज को कैरी करेगा। अब एक जो बीम था वो क्योंकि टोटल का आधा था और सिंपल था, प्लस दूसरा भी टोटल का आधा है हाफ साइन आर्ट, और क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजरा है तो लिहाजा ये एक फेज को कैरी करेगा और उस फेज को हमने कहा ई पावर आयोटा गेमा। अब ये गेमा हमने यहां पे इस तरह गेमा लिखा है, जो गेमा फंक्शन जो होते हैं ये गेमा लिख दिया। हेयर sin art is the wave function of direct beam and gamma is the extra phase part dynamic plus part geometric। अब आपको पता है कि जो भी सिस्टम एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजरेगा तो वो फेज उठाएगा, फेज को कैरी करेगा, और वो फेज एक किस्म का होगा नहीं, वो दो किस्म के फेजेस होंगे, एक ज्योमेट्रिक होगा और दूसरा डायनामिक होगा। अब यहां पे जो गेमा है, गेमा के अंदर दो फेज छुपे हुए हैं, ज्योमेट्रिक भी है और डायनामिक फेज भी है, एंड गेमा इज द एक्स्ट्रा फेज। इसके अंदर दो चीजें, पार्ट डायनामिक्स भी है, कुछ उसका डायनामिक हिस्सा है प्लस पार्ट ज्योमेट्रिक,
यानी डायनामिक को हमने थीटा एन कहा था, पार्ट ज्योमेट्रिक को हमने गेमा एन ऑफ टी कहा था। एक्वायर्ड बाय द बीम सब्जेक्टेड टू द वेरिंग हैमिल्टोनियन। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 10 का मॉड ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। दोनों साइडों का मॉड का स्क्वायर ले लें, मॉड ले लिया। अब देखें इसका मॉड लिया साइन आर स्क्वायर 1/4 साइन आर स्क्वायर प्लस 1/4 साइन आर स्क्वायर। अब ई पावर आयोटा गेमा है, इसको क्योंकि 1/2 को स्क्वायर किया 1/4 साइन आर को स्क्वायर किया साइन आर। अब ई पावर आयोटा गेमा है तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस पे। स्क्वायर इसका इस तरह नहीं करेंगे, ई पावर आयोटा गेमा इंटू ई पावर माइनस आयोटा गेमा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू ये सेकेंड 1/2 साइन आर ई पावर आयोटा गेमा। साइन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 साइन आर स्क्वायर प्लस 1/4 साइन आर स्क्वायर ई पावर आयोटा गेमा इंटू ई पावर माइनस आयोटा गेमा प्लस 1/4 साइन नॉट स्क्वायर। देखें ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, ये 2 मैंने इसके साथ लगाया 2 ई पावर आयोटा गेमा आ गया। साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देखिए 1/4 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी सबके साथ है। साई नॉट मॉड स्क्वायर सबके साथ है, वो भी ले लिया 1/4 साई नॉट मॉड स्क्वायर। अब इधर ये सारा बाहर आ गया 1 प्लस, अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या बचा, ई पावर आयोटा गेमा डॉट ई पावर माइनस आयोटा गेमा प्लस 2 ई पावर आयोटा गेमा प्लस 2 ई पावर आयोटा गेमा। इसमें से ये सारी चीज कॉमन आ गई है। नेक्स्ट साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 साई नॉट मॉड स्क्वायर 1 प्लस बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, ई पावर 0 प्लस ई पावर गेमा। देखो इसको मैंने यू लिख दिया, ई पावर आयोटा गेमा को ई पावर आयोटा गेमा प्लस 2 बार हमने इसको जमा कर दिया। अब जब भी ई पावर आयोटा की फॉर्म में आएगा तो एक बार आयोटा के साथ माइनस लगाएंगे, एक स्क्वायर जब आएगा तो एक बार माइनस एक बार प्लस। तो इधर भी मैंने अब 2 बार इसको लिखा है, एक बार प्लस की फॉर्म में एक बार माइनस की फॉर्म में, ई पावर आयोटा गेमा प्लस ई पावर माइनस आयोटा गेमा। साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ये गेमा फंक्शन के अंदर है। साई मॉड स्क्वायर 1 प्लस ई पावर 0 1 आ गया प्लस ई पावर आयोटा गेमा प्लस ई पावर माइनस आयोटा गेमा। साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 साई नॉट स्क्वायर 1 + 1 2 प्लस ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा। क्या लिखते हैं, ई पावर आयोटा दी कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस इसी तरह इसको कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये प्लस आयोटा साइन ऑफ गेमा माइनस आयोटा साइन ऑफ गेमा एक दूसरे से के साथ कैंसिल हो गए। साइन मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 साइन मॉड स्क्वायर, ये 2 आ गया, ये कॉज ऑफ गेमा प्लस कॉज तो ये 2 कॉज ऑफ गेमा। साइन मॉड स्क्वायर हो गया, ये 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 जब कॉमन ले लिया तो इसके साथ कैंसिल हो गया 1/2 आ गया। साइन नॉट मॉड स्क्वायर 2 बाहर आया तो ये क्या बच गया 1 प्लस कॉज ऑफ गेमा। अब जी साइन मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 साइन नॉट मॉड स्क्वायर 1 प्लस कॉज ऑफ गेमा। साइन मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 साइन नॉट मॉड स्क्वायर 1 प्लस कॉज ऑफ गेमा। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला हमने लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर गेमा बाई 2 इज इक्वल टू ये हाफ एंगल आइडेंटिटी। साइन मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 से कैंसिल हो गया, साइन मॉड स्क्वायर साइन नॉट मॉड स्क्वायर कॉस स्क्वायर गेमा बाई 2। तो ये साइन मॉड स्क्वायर क्या आ गया साइन नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर गेमा बाई 2 इक्वेशन नंबर 11। By looking for points of constructive and destructive interference where gamma is even or odd multiple of pi। अब क्योंकि जब बीम रिकम्बाइन होंगे एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजर के पहले स्प्लिट अप होंगे बट रिकम्बाइन होंगे तो जाहिर बात है जब उसके क्रॉस से मिलेगा या क्रॉस ट्रफ से मिलेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास साइनोसाइडल वेव्स होगी तो क्रस्ट से मिलेगा, जब क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा तो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है मुख्तलिफ। तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर गेमा इज इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जहां गेमा इवन होगा तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां ऑड होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वन कैन इजीली मेजर गेमा, यहां से हम गेमा को इजीली मेजर कर सकते हैं। कैसे? इफ पैरामीटर स्पेस इज 3 डायमेंशनल, अगर हमारे पास पैरामीटर स्पेस 3 डायमेंशनल हो, पैरामीटर स्पेस क्या है? आर, R1, R2, R3, यानी ये n ना हो बल्कि 3 डायमेंशंस हो, R1, R2 और R3 तक हो। तो फिर क्या होगा? द बेरीज फार्मूला इन इक्वेशन नंबर 8 जो हमने पढ़ी थी गेमा के लिए, कैन बी remain isent of the expression of magnetic flux in terms of the vector potential. क्या कहां पे? हाँ, the Berry phase formula in equation can be reminiscent of the expression of magnetic flux in terms of the vector potential A. The magnetic flux through a closed surface S is given by, क्या हो जाएगा? अब हमारे पास, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उनको स्प्लिट अप करने के लिए, और हमने कहा कि बेरीज फार्मूला के अंदर हमारे पास अगर जो पैरामीटर स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल स्पेस है, अब हमने n से 3 पे आ गए हैं, तो फिर क्या होगा? द मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर potential A, the magnetic flux through a closed surface S is given by magnetic flux through a closed surface क्या होता है? वैसे जो फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो होता है B डॉट DA उस क्लोज सरफेस का स्मॉल इन्फिनिटेसिमल एरिया वेक्टर है DA। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में लिखे तो B को हम लिखते होते हैं डेल क्रॉस A। A इज अ वेक्टर पोटेंशियल, B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A। अब स्टूडेंट्स अगर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया जाए तो स्टोक्स थ्योरम के बारे में हम जानते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है कि किसी सरफेस को किसी लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है, किसी लाइन इंटीग्रल को किसी सरफेस इंटीग्रल में बदल देता है। तो अब हमारे पास ये एक सरफेस इंटीग्रल है, इसको हम लाइन इंटीग्रल में बदलते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम। अब देखें B की वैल्यू इधर पुट कर दी है, B की वैल्यू इसमें पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल B की जगह क्या लिख दिया? डेल क्रॉस A डॉट D है, डेल क्रॉस A, B की जगह डेल क्रॉस A डॉट D है। अब इसके ऊपर हमने लगा दिया स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम ने क्या कर दिया? इसको सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल से बदल दिया, क्योंकि हमने एक क्लोज लूप के अंदर काम करना है, क्लोज लाइन के अंदर। ज्योमेट्रिक फेज क्लोज लूप या क्लोज लाइन के लिए है, तो हमने सरफेस को किससे, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फ्लक्स का ये है। अब क्योंकि ये तो सरफेस एरिया के लिए है, अब इसको हम चाहते हैं कि इस सरफेस एरिया से किस में बदल जाए? ये बदल जाए लाइन इंटीग्रल में। तो डेल क्रॉस A DA, तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा किसी भी क्लोज पाथ के लिए वो हो जाएगा A, दैट इज वेक्टर पोटेंशियल A डॉट DR। ये स्टोक्स थ्योरम है सिंपल, इसमें कोई नई चीज नहीं है। डेल क्रॉस A DA, DA को हमने, ये DA सरफेस एरिया था, इसको हमने लाइन इंटीग्रल DR पाथ में लेंथ एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, A डॉट DR। Thus the Berry's phase can be thought of as the flux of the magnetic field। इसका मतलब यह है कि जो बेरीज फंक्शन इस केस के अंदर, जिस केस के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके बीम को स्प्लिट किया है, वो क्या होगा? बेरीज फेज क्या होगा? कैन बी थॉट ऑफ एज द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब हम अपने बेरी फेज की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये तो हम दरमियान से मैग्नेटिक फील्ड से लिया है, अब इसको हम अपने ज्योमेट्रिक फेज और बेरी फेज के ऊपर इस चीज को अप्लाई करते हैं। कैसे? वो क्या था? इक्वेशन नंबर 8 क्या थी? गेमा एन ऑफ टी इक्वल टू आयोटा क्लोज इंटीग्रल, क्लोज लूप इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल साई ऑफ n
ग्रेडियंट ऑफ साई ऑफ एन डॉट डी आर। अब स्टूडेंट इस सारी चीज को ए समझ लें, ए। तो देखें अब इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम हमने लगाना है, तो वही स्टोक्स थ्योरम ये। अब क्लोज इंटीग्रल वो सारी चीज थी ए डॉट डी आर। अब ए डॉट डी आर को हम क्या लिखते हैं, डेल क्रॉस ए, यानी डेल ए है, इस ए का हम यहां से कर्ल ले लेते हैं, कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए। अब यहां पे ए क्या था, ए तो यहां पे एक लंबी चौड़ी कुछ ये वाली चीज है, साई ऑफ एन, ग्रेडियंट ऑफ साई ऑफ डॉट डी आर। अब इसके ऊपर जब मैं लगाऊंगा थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, तो ये उसी तरह गैमा एन ऑफ टी इज इक्वल टू आयोटा, इसी तरह अब इसके ऊपर मैं लगा लाऊं, ये एक लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, लूप इंटीग्रल है, इसको मैं सरफेस से रिप्लेस करता हूं, सरफेस इंटीग्रल। अब स्टूडेंट्स ए डॉट डी आर, तो हम कहते होते डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए क्या चीज है, साई एफ एन डेल आर साई एन डॉट, ये डी आर होता है तो हम डी ए लिखते हैं। देखिए स्टोक्स थ्योरम को आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा कि देखिए इस चीज को ए डॉट डी आर को स्टोक्स थ्योरम लगा के सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया और ए डॉट डी आर को रिप्लेस कर दिया डेल क्रॉस ए डॉट डी ए। डी आर लेंथ एलिमेंट है, डी ए इस सरफेस एलिमेंट है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 13 आ गई है। अब एंड इक्वेशन नंबर 12 ए जो है, इक्वेशन नंबर 12 ए की क्या थी कि बी जो हमारे पास था, बी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ। अब यहां पे कर्ल, यहां पे जो डेल है ये डेल आर है, ये डेल जो है आर पे डिपेंड करता है, डेल आर ऑफ ए। अब बी क्या हो जाएगा, डेल आर, ये बी हमारे पास आ जाएगा आयोटा डेल आर, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये सारा है, ए की वैल्यू ये वाली वैल्यू रिपोर्ट कर दी, साई एन डेल आर साई एन। अब जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 है, ये इक्वेशन नंबर 14 है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास 13 आ गई है, क्योंकि गेमा को अब हम इन द फॉर्म ऑफ क्या कर लिया, हमने एक किसकी फॉर्म में लिख दिया है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में यहां पे इसको अपन चेंज कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो उस फील्ड को इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 13 क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 13 इज मेयरली अ कन्वीनियंट अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन फॉर गेमा एन ऑफ टी, जो गेमा एन ऑफ टी की जनरल एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारे पास आई थी स्टूडेंट्स। अब उसको हमने चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया है, गेमा एन ऑफ टी इज इक्वल टू, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेरी फेज है ये मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए, डिफरेंट सिस्टम के लिए ये डिफरेंट होगा। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इस फॉर्म में आ गया, अगर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके वो उस फॉर्म में आ जाता या कोई और फील्ड होता तो फिर ये उस तरह की फॉर्म में। ये 13 जो इक्वेशन नंबर 13 है, ये मुख्तलिफ हमारे पास जो सिस्टम्स होंगे, जो हमारे पास प्रोसेस होंगे, डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट होगा। तो इक्वेशन 13 इज मेयरली अ कन्वीनियंट अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन फॉर गेमा एन ऑफ टी। तो जो 13 इक्वेशन है वो क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक फेज है जो सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया, बेरीज ने 1984 में कैलकुलेट किया, और उसने कहा कि किसी भी क्लोज पाथ के अंदर जो इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होगी उनके ऊपर जो फेजेस होंगे वो आर्बिट्ररी नहीं होंगे, बल्कि उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसने कैलकुलेट करके हमें ये दे दिया। और ये क्या है, गेमा एन ऑफ टी इज इक्वल टू आयोटा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ, दैट इज कर्ल ऑफ साई एन
del r psi n डॉट da। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ये था। तो अपने थोड़ा सा जो बेरी फेज के बारे में थोड़ी सी थ्योरी है उसको समझने के लिए आपने बेरी फेज का जो टॉपिक है बुक में उसकी थोड़ा सा उसको आपने देखना है ताकि आपको बेरी फेज के बारे में मजीद समझ आ सके। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।